हेलो व्यूअर्स, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सियासत टीवी का खास प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हाजिर हैं हम आपके दरमियान लेकर एक और स्पेशल एपिसोड, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आपके लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारे साथ आपके सवालात के जवाब देने के लिए मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम, जो स्पेशलाइज्ड सर्जन है लिवर ट्रांसप्लांट के, क्लिनिकल डायरेक्टर NHOD लिवर ट्रांसप्लांटेशन, HPB एंड गैस्ट्रो सर्जरी। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड आपका टाइम आपने हमें दिया। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि लिवर एज एन ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में? देखिए, लिवर बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है। वैसे तो जल्द स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन अगर आप ठोस ऑर्गन लें, सॉलिड ऑर्गन लें, तो उसमें लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लिवर की एक यूनिक एबिलिटी है, उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी है, जो किसी और ऑर्गन में नहीं है। लिवर कम से कम 500 से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन अगर अब मैं इनको इम्पॉर्टेंट अगर फंक्शंस को शुमार करूं तो उनमें हुआ बाइल प्रोड्यूस करना, यानी पित्त प्रोड्यूस करना, जो हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में एक तवाज़ुन एक बरकरार रखता है। ये जो है आपको जब तवानाई की, जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये प्रोवाइड करता है। ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रोटीन बनाता है एल्ब्यूमिन, जो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाता है। जब भी बॉडी में कोई कट हो तो खून के बहाव को रोकता है। ये खून के ब्लड के कोagulation में जो है हेल्प करता है। ये जो है बॉडी को टॉक्सिन से प्यूरिफाई करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो लिवर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम इसकी एक स्पेशल एबिलिटी को देखें जो दूसरे ऑर्गन्स में नहीं है, तो वो है रीजनरेशन कैपेसिटी और रिपेयर कैपेसिटी। मतलब ये कि अगर इस पे जितना मर्जी इंजरी होती रहे किसी भी वजह से, या वो शराबनोशी की वजह से हो, या जो है फैटी लीवर की वजह से हो, या हेपेटाइटिस की वजह से हो, ये खुद अपने आप को लिवर रिपेयर करता जाता है। सर, इतने सालों का तजुर्बा आपका है, आई एम श्योर आपने काफ़ी पेशेंट्स हैंडल किए होंगे, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स लेके कौन से पेशेंट्स आते हैं, लिवर से जुड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपने इतने सालों में ऑब्जर्व की हैं? जो एंड स्टेज लिवर फेलियर वाले पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं, जिनका लिवर पूरा ख़राब हो चुका है, उसको हम सिरोसिस कहते हैं। यानी सिरोसिस, नॉर्मली तो लिवर जो है एक बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जब लिवर पूरा डैमेज हो जाता है तो वो एक हार्ड हो जाता है और नॉड्यूलर हो जाता है। तो इसके जो रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं, वो 4 अहम कॉजेज़ हैं। एक है अल्कोहल, दूसरा हुआ फैटी लिवर, तीसरा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अगर हम इन चारों को शुमार करें तो ये 80% जो रीज़न्स हैं लिवर डैमेज के, सिरोसिस के, ये इन्हीं 4 वजह से हैं। अब इनके अलावा भी और भी बीमारियां कई सारी हैं लिवर की, जैसे कि बिलियरी सिरोसिस है, भटक्यारी सिंड्रोम है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, विल्सन्स डिसीज़ है, ये सब और भी कई सारी वैस्कुलर डिसीज़ेस हैं। ये सब चीज़ें जो है लिवर पे असर कर सकती हैं। ये अडल्ट्स का है, लेकिन अगर आप बच्चों में देखें तो जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें एक बिलियरी एट्रीशिया करके प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है। इसमें पैदाइश से ही बाइल डक्ट्स या पित्त की नली जो है डेवलप नहीं होती है और ये स्कार्ड होती है, दाग हुई होती है। तो इन बच्चों में चूँकि लिवर में बाइल तो बनता है, लेकिन ये चूँकि पित्त की नली नहीं होती है तो ये बाइल इंटेस्टाइन्स तक, आंत तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए लिवर ख़राब हो जाता है। तो ये एक कॉमनेस्ट रीज़न है जहाँ पे बच्चों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है बिलियरी एट्रीशिया की वजह से। और इसके अलावा भी कई सारे कोलिस्टैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में। इसके अलावा जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो
लीवर को असर कर सकती हैं। ये तो हो गई सर कॉमन प्रॉब्लम्स की बात। अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस एज में आने के बाद आपको दरअसल पता चलता है कि हमारे लिवर में प्रॉब्लम है, और कैसे एक्चुअली हम समझे सिम्टम्स क्या होते हैं कि किसी के लिवर में प्रॉब्लम है, और एक पर्टिकुलर एज या कोई ऐसा क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप लिवर प्रॉब्लम्स को जज करते हो? जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो है एक लीवर यूनिक ऑर्गन है, और जब भी इस पे इंजरी होती है तो वो खुद अपने आप को रिपेयर करता जाता है। इसी वजह से जब तक कि लीवर 60-70% डैमेज नहीं हो जाता, यूजुअली सिम्टम्स कुछ मैनिफेस्ट नहीं होते, पता ही नहीं चलता कि कोई लीवर का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऐसे ही लीवर का मर्ज बढ़ता जाता है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर लीवर की प्रॉब्लम चल रही है। जब पता चलता है तो ऑलरेडी 60-70% लीवर डैमेज हो चुका होता है। जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसमें थकावट होगी, फैटीग होगी, और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख नहीं लगेगी, वज़न कम होगा, वेट लॉस होगा, इचिंग या खारिश होगी। ये अर्ली सिम्टम्स होंगे। लेट सिम्टम्स में जॉन्डिस है, इरखान है, उसके बाद पैरों पे और ख़ास तौर से टखनों पे, एंकल्स पे सूजन हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, इजाबत काली आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, बेहोशी गुनूदगी हो सकती है, पेट में पानी जमा होता है, उस पानी में इन्फेक्शन हो सकता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ऑर्गन्स पे अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, जब पेट में पानी जमा हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है और बेहोशी गुनूदगी हो रही है, तो ये बहुत एडवांस स्टेज हो जाता है, और मतलब सिर्फ लिवर का 10% फंक्शन बचा होता है उस टाइम पे। सर किस एज में आने के बाद या किस स्टेज पे आने के बाद आपको ज़रूरी लगता है कि इस लिवर को अब ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, या ये पर्टिकुलर पेशेंट जो है या फाइनल स्टेज है, इसके बाद हम वो कोप नहीं कर पाएंगे, हमें ट्रांसप्लांटेशन ही आखिरी जो है रास्ता बच गया है? सिर्फ एक साइन सिम्टम नहीं होता है, यूजुअली मल्टीपल सिम्टम्स को देख के हम डिसाइड करते हैं। ब्लड टेस्ट देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, साइंस देखते हैं, इसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि कब पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा, सिरोसिस दो किस्म के होते हैं। एक अर्ली सिरोसिस होता है जिसको हम कंपनसेटेड सिरोसिस कहते हैं, यानी सिरोसिस तो है लेकिन अभी लीवर का फंक्शन बाकी है, इसलिए उसके असरात अभी बॉडी पे नहीं आए, यानी जॉन्डिस नहीं है, पेट में पानी नहीं जम रहा है, पैरों पे सूजन नहीं है, बेहोशी गुनूदगी नहीं हो रही है, खून की उल्टी नहीं हो रही है। तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इनको सिरोसिस है। दूसरा एक होता है डिकम्पनसेटेड सिरोसिस, ये एडवांस सिरोसिस होता है जिसमें लीवर का फंक्शन ख़त्म हो जाता है और सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसा कि जॉन्डिस बढ़ता जाता है, पेट में पानी जमा हो गया और ये पानी में इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों पे और टखनों पे सूजन आ जाती है, बेहोशी गुनूदगी हो जाती है। और ये बेहोशी गुनूदगी इसलिए होती है क्योंकि लीवर, जैसा कि मैंने कहा, डिटॉक्सीफाई करता है। जैसे अमोनिया बनता है और ये अमोनिया को डिटॉक्सीफाई करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो नॉन पॉइजनस होता है। लेकिन अगर लीवर आपका काम नहीं कर रहा है तो ये अमोनिया ब्रेन में जाएगा और आपको ब्रेन में जाके उसको वहाँ पे डैमेज करेगा, जिसकी वजह से बेहोशी गुनूदगी कोमा तक हो सकता है। तो ये अगर साइंस अगर आ रहे हैं, मतलब कि लीवर तकरीबन ख़राब हो चुका है और अब सिर्फ ट्रांसप्लांट ही वाहिद रास्ता है। सर ये तो आपने बताया कि ट्रांसप्लांट कैसे होता है, सर मैं ये भी बताइए कि कितने टाइप्स के ट्रांसप्लांट होते हैं और कैसे आप इन ट्रांसप्लांट्स को फर्दर लेके जाते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि एक तो होता है कि जब लीवर ख़राब हो रहा है और कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, तो फिर हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि अब और ज़्यादा दिन इस लीवर के साथ काम नहीं चलाया जा सकता, तो हम एडवाइस करते हैं। वरना ये होता है कि अगर डिसीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो और दूसरे ऑर्गन्स भी मुतासिर हो चुके हों, जैसे किडनी भी मुतासिर हो गया है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है आपका, उस टाइम फिर रिस्क बढ़ता जाता है ट्रांसप्लांट का। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऑर्गन फेलियर होने से पहले ही ट्रांसप्लांट करा लेना बेटर होता है। ये हम तजवीज़ यूजुअली पेशेंट्स को करते हैं कि बहुत लेट ना करें ताकि दूसरे ऑर्गन्स पे असर आना शुरू हो जाए। जो ट्रांसप्लांट है ये दो किस्म से करते हैं। एक होता है डिसीज़ डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट, जिसमें एक ब्रेन डेड पेशेंट जो होता है, मतलब कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या ब्रेन की नस फटने से जो बेहोश हो जाते हैं, यानी उनका हार्ट और लंग्स तो चल रहे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन ब्रेन डेड हो चुका है। तो ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह सकते।
हम ऐसे पेशेंट्स की फैमिली को काउंसिल करते हैं कि ये ज़्यादा 6-8 घंटे या 10-12 घंटे से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, तो आप इनके ऑर्गन्स डोनेट करना चाहेंगे। चूँकि एक अगर ब्रेन डेड पेशेंट है तो कम से कम 8 पेशेंट्स की जान बचा सकता है। वो एक हार्ट, 2 लंग्स, 2 किडनीज़, 1 लिवर, कॉर्नियाज़, ये सब कुछ इंटेस्टाइन्स, ये सब कुछ डोनेट करके 8 लोगों की जान बचा सकता है। अगर ये फैमिली जो है विलिंग होती है, फिर हम जो है इन पेशेंट्स का ऑर्गन्स लेके जो है फिर ये पेशेंट्स में हम लगवाते हैं। ये एक तरीका होता है और इसके लिए एक जीवनदान प्रोग्राम है, उसमें रजिस्टर पहले से करना पड़ता है ब्लड ग्रुप के हिसाब से। तो जो ब्लड ग्रुप का पेशेंट होता है उसी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को ऑर्गन दिया जाता है। और ये जो लिस्टिंग भी होती है सिकनेस के हिसाब से होती है। तो जो ब्लड ग्रुप में पेशेंट्स होते हैं वो इस तरह से हम लिस्ट करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सिकेस्ट पेशेंट होता है वो टॉप ऑफ द लिस्ट पे होता है। और जो इसलिए कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट ने 1 साल पहले रजिस्टर किया, उसको हो सकता है कि ऑर्गन थोड़ा लेट मिले, और जो 1 महीना पहले जिसने रजिस्टर किया उसको जल्दी मिल जाए, इसलिए कि वो ज़्यादा सिक है। तो प्रायोरिटी जो है सिकनेस पे होती है। दूसरा तरीका होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। इसमें कोई एक लाइव डोनर अपना एक लिवर का कुछ हिस्सा अपने रिश्तेदार को दे सकता है। तो एक कॉमन सवाल आता है कि किडनीज तो 2 हैं, एक किडनी दे सकते हैं, एक किडनी पे ज़िंदा रह सकते हैं, लिवर तो एक ही होता है। बिल्कुल लिवर एक होता है, लेकिन लिवर का जैसे मैंने कहा कि एक यूनिक एक कैपेसिटी है रीजनरेशन की। तो इस वजह से अगर हम लिवर का एक आधा हिस्सा या 60% हिस्सा भी निकाल के हम पेशेंट में लगाएं तो बाकी हिस्सा बहुत कम टाइम में, समझ लीजिए कि 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट 70% लिवर रीजनरेट हो जाता है, और बाकी 30% लिवर अगले 4 हफ्तों में रीजनरेट हो जाता है, और ये फुली रीजनरेट हो जाता है। तो इस वजह से एक लिवर के हम 2 टुकड़े करके एक पेशेंट में जाएगा और बाकी का डोनर में लिवर बच जाता है। तो ऐसे 2 तरीक़ों से लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है सर डोनर। तो क्या क्राइटेरिया होता है जब आप किसी का लिवर आप ले सकते हैं? किस क्राइटेरिया पे आप इस चीज़ को जज करते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंसान कोई इंडिविजुअल लिवर देने के काबिल है, और उस इंसान का हम जो रिसेप्ट कर रहे हैं, जो लिवर ले रहे हैं, वो लेने के काबिल है? कैसे इस चीज़ को आप जगल करते हैं, या जो आपका डिसीजन होता है, जजमेंट होता है, वो किस बेसिस पे होता है? लिवर डोनेशन के कुछ क्राइटेरिया हैं। पहला तो डोनर जो है फैमिली मेम्बर होना ज़रूरी है। ये बाई लॉ ऑफ द लैंड है, ये इंडियन गवर्नमेंट का लॉ है कि रिश्तेदार ही डोनेट कर सकते हैं। तो रिश्तेदार में आपके आएंगे आपके भाई बहन, आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपके शरीक हयात, स्पाउस, और अगर इनमें ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब लोग डोनेट कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी का लिवर मैच नहीं होता या ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता तो फिर एक्सटेंडेड डोनर्स, एक्सटेंडेड फैमिली में से भी डोनेट कर सकते हैं, जैसा कि अंकल्स हैं, आंट्स हैं, नेफ्यूज़ हैं, नीस हैं, भतीजे, भांजे, ये सब भी, या इन लॉज हैं, ये लोग भी डोनेट कर सकते हैं। तो एक तो रिलेशन हो गया। दूसरा होता है एज क्राइटेरिया। 18 ईयर्स मिनिमम लीगल एज है डोनेशन के लिए, 18 से कम आप डोनेट नहीं कर सकते, और जो अपर एज लिमिट है वो 50 साल है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लिवर की क्वालिटी भी थोड़ी सी ख़राब होती जाती है। तो यूजुअली हम 50 ईयर्स की एक अपर लिमिट रखते हैं। 18 साल और से लेके 50 साल के बीच में लिवर डोनेट किया जा सकता है। तीसरा, पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेस ना हो, मोटा ना हो, और जो है उसको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट की कोई और प्रॉब्लम ना हो, और वो शराब नोशी का आदी ना हो। तो ऐसे पेशेंट्स का स्क्रीन करके हम सीटी स्कैन करके, ब्लड टेस्ट करके, सब कुछ देख के फिर उसका ऑर्गन ले सकते हैं। सर ये तो हो गई ट्रांसप्लांटेशन के बाद। अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद की जो ज़िंदगी होती है वो कैसे होती है? रिकवरी में कितना टाइम लगता है? जिनने दिया है उनको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? जिन्होंने लिया है वो कैसे अपनी आगे की ज़िंदगी एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कैसे बिता पाएंगे? जो डोनर्स होते हैं यूजुअली 5 दिन अस्पताल में रहते हैं, 5 से 6 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाता है। 2-3 बार हमें विज़िट करते हैं 1 आध महीने के अंदर, और उसके बाद फिर उनको आगे हमें विज़िट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
ना उनको लाइफ टाइम में दवाएं कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो यूजुअली 1 माह के अंदर अपने कामकाज पे भी जा सकते हैं। आगे चल के उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 18 साल की उम्र की लड़कियां भी लिवर डोनेट करती हैं अपने वालिदैन को, भाई बहन को, और वो आगे चल के नॉर्मल लाइफ गुजारती हैं, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल गुजार सकते हैं। जो पेशेंट होता है, पेशेंट की रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। यूजुअली कैडेवर्स में डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट, जहाँ पे ब्रेन डेड ऑर्गन, ब्रेन डेड जो पेशेंट होता है उससे ऑर्गन लेते हैं, उसमें तो 5-6 दिन में ही रिकवरी हो जाती है। और लाइफ ट्रांसप्लांट में समझ लीजिए कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पेशेंट ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद उसकी अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। लेकिन ये लाइफ टाइम हमारे साथ रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं। शुरुआत में फॉलोअप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रेगुलर होता है, मतलब कि हर हफ्ते में 1 बार होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने में 1 बार, फिर 3 महीने में 1 बार, फिर 6 महीने में 1 बार। ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको लाइफ टाइम में मेडिसिन्स रेगुलर लेनी पड़ती हैं। ये इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स होती हैं जो रिजेक्शन प्रिवेंट करती हैं। ये बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है, वरना एक जो फॉरेन ऑर्गन है, भले वो अपने भाई से लिया हो या वालिदैन से लिया हो, वो रिजेक्ट हो जाता है, और इस रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस लाइफ टाइम लेनी होती है। इसलिए डॉक्टर के साथ उम्र भर का ये राब्ता रहता है। काफ़ी कॉमन आजकल सुनने में आता है सर फैटी लिवर के बारे में। हर तीसरे चौथे इंडिविजुअल को हम या तो डाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। तो कैसे समझे कि एक इंडिविजुअल फैटी लिवर से मुतासिर है या उन्हें प्रॉब्लम है? सिम्टम्स क्या होते हैं फैटी लिवर के? नॉर्मली लीवर में फैट बिल्कुल नहीं होता है, वो एक हेल्दी लिवर होता है। अगर 5% से ज़्यादा फैट हो तो उसको हम फैटी लिवर कहते हैं। समझ लीजिए कि अगर किसी का 1000 ग्राम का लीवर है और उसमें 50 ग्राम से ज़्यादा फैट है तो उसको फैटी लिवर कहेंगे। और ये इतना ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि आप समझ लीजिए कि हर चौथे आदमी को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है इंडिया में, और इसका रुझान भी सारी दुनिया में बढ़ रहा है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और बढ़ता हुआ डायबिटीज़ का इंसिडेंस है, ओबेसिटी और मोटापा के बढ़ने का इंसिडेंस है। तो ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, इसकी वजह से फैटी लिवर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। इनिशियली तो फैटी लिवर में सिर्फ फैट जमा होता है, जो खुद बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, लेकिन कुछ मरीज़ों में समझ लीजिए कि 30% मरीज़ों में ये फैटी लिवर जो है लीवर में इन्फ्लेमेशन पैदा करना शुरू कर देता है। उसमें सूजिश आ जाती है, वर्म आ जाता है, और ये जब आता है तो फिर वो लीवर को डैमेज करना शुरू करता है। इसकी एक अलामत होती है कि आपके लीवर फंक्शन टेस्ट आपके ख़राब हो जाते हैं, आपके एंजाइम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और इसको ठीक करने के लिए फिर लीवर जो है रिपेयर अपना शुरू कर देता है। तो ये इंजरी और रिपेयर जो बार बार होती रहती है, उस पर ज़ख्म पड़ रहा है लीवर पे, फिर वो अपने आप को खुद जो है उसको मरम्मत कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। तो एक स्टेज के बाद उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी उसमें एक हार्डनेस आ जाती है लीवर में, एक फर्मनेस आ जाती है। इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल फैटी लिवर के स्टेज से इन्फ्लेमेशन के लिवर पे गया है। तीसरा स्टेज हो गया कि लीवर आपका फाइब्रोसिस के स्टेज पे गया है, और उसके बाद और अगर बीमारी बढ़ती जाती है तो फिर वो सिरोसिस के स्टेज पे जाएगा, जहाँ पे लीवर ना सिर्फ हार्ड हो जाएगा बल्कि नॉड्यूलर हो जाएगा, और उसका लीवर फंक्शन काफ़ी घट जाएगा, सिर्फ 10-20% लीवर फंक्शन बचा रहता है। कितना इम्पोर्टेंट सर आपको लगता है कि एक हेल्दी लाइफ बिताना, एक अच्छा लाइफस्टाइल होना एक इंडिविजुअल का कितना इम्पोर्टेंट होता है? और जो हमारी आजकल की मोनोटोनस लाइफ है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, घूमना फिरना बहुत कम है, तो ऐसे में हम अपनी लिवर का एज एन ऑर्गन कैसे ध्यान रख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। जैसे मैंने कहा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम काम काज जो है ऑफिस में एक जगह बैठे रहते हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे। तो इसकी वजह से आपका कैलोरी इंटेक तो नॉर्मल है या ज़्यादा है, लेकिन आपकी मूवमेंट नहीं होने से वो कैलोरीज़ आप बर्न नहीं कर रहे हो। तो इसकी वजह से सारे आपके जो कैलोरीज़ हैं आपके ये जिस्म में डिपॉजिट हो रहे हैं, या तो आपके अब्डोमिनल फैट में डिपॉजिट हो रहे हैं, या फिर वो प्रेफरेंशियली जो है वो लीवर में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इसी मोटापे की वजह से
फिर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ के, आप शिकार हो सकते हैं, हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं, इसी से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के आपके लीवर को असर करना शुरू करती हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम, अगर हमारा जॉब ऐसा है कि हम एक जगह बैठ के काम करना भी हो, तो कोशिश करें कि कम से कम 30 मिनट आप दिन में निकालें, जहाँ पे आप कुछ एक्सरसाइज करें या ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज़ रफ्तारी से चलें या कुछ एक्सरसाइज करें, कम से कम हफ्ते में 5 दिन इसको निकालें। दूसरा, अपने कैलोरी इंटेक पे ध्यान दें। अगर आपका ऑलरेडी BMI या बॉडी मास इंडेक्स या वेट ज़्यादा है, तो आपको जो है वेट कम करना है, ठीक है। इसकी एक आसान मिसाल ये है कि आप कैसा समझें कि आपका आइडियल वेट क्या है। सपोज़ कि आप अपनी हाइट मेजर करें, आपकी अगर हाइट 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर है, तो उसमें से आप 100 माइनस कर दीजिएगा, तो हो गया 70। तो आपका आइडियल बॉडी वेट आपका 70 kg होना चाहिए। अगर 70 से ज़्यादा है, मतलब आप ओवरवेट हो रहे हैं या ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इस आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन कीजिएगा, कैलोरीज कम कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक को, ख़ासतौर से सिंपल शुगर्स को कट डाउन कीजिएगा। हेल्दी फूड इंटेक में मेवा है, तरकारी है, लेग्यूम्स हैं, दाल वगैरह हैं, हेल्दी ऑयल हैं जैसा कि ऑलिव ऑयल है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। वाइट मीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चिकन है और एग्स हैं, फ़िश है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड मीट और प्रोसेस मीट को कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा। एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहिएगा। और अगर आपको ऑलरेडी फैटी लीवर है, शराब नोशी से बिल्कुल आपको परहेज़ करना होगा, चूँकि एक तरफ से आपको फैटी लीवर से लीवर पे असर है, और अगर आप उस पर ऊपर से अल्कोहल भी लेंगे, शराब नोशी भी करेंगे, तो फिर ये मज़ीद लीवर को जल्द ख़राब कर देगा। किस स्टेज पे आने के बाद सर आप ये डिसाइड करते हैं कि एक इंडिविजुअल को जो है ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और कॉजेज़ सबसे कॉमन आप अपने इतने साल के अपने करियर में देखने को डेफिनेटली देखे होंगे, तो सबसे कॉमन कॉजेज़ लिवर ट्रांसप्लांट के आपने क्या देखे हैं? लीवर किसी भी कारण से ख़राब हो, ये चाहे वो हेपेटाइटिस के कारण से ख़राब हो, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो, या हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, या अल्कोहल हो, या फैटी लीवर, एक बार जब लीवर ख़राब हो जाता है तो फिर उसको ट्रांसप्लांट ही सेव कर सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक एडवांस स्टेज होती है, एक डीकम्पनसेटेड स्टेज, तो उसको हम, एक स्कोरिंग सिस्टम है, हमारे पास 2 स्कोरिंग सिस्टम होते हैं, एक मेल्ट स्कोर होता है और एक होता है चाइल्ड स्कोर। तो जब हम कैडेवर के लिए पेशेंट को रजिस्टर करते हैं, तो हम उसका एक मेल्ट स्कोर निकालते हैं, जिसमें INR, बिलिरुबिन और क्रिएटिनिन, ये 3 अहम इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। INR जो आपका खून कितना पतला है वो जज करता है, बिलिरुबिन आपका इरखान देखता है, और क्रिएटिनिन जो आपके किडनी का फंक्शन देखता है। ये तीनों को मिला के एक स्कोर बनता है, और वो स्कोर की सीवियरिटी अगर 15 से, नॉर्मली ये स्कोर जो है 15 के नीचे रहता है या इवन 10 के नीचे होता है। अगर 15 स्कोर टच कर गया, मतलब इसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इसका हाईएस्ट स्कोर 40 होता है। तो एक स्कोर मेल्ट स्कोर होता है और एक होता है चाइल्ड स्कोर। चाइल्ड स्कोर का स्कोर होता है 5 से 15 के बीच में। तो अगर किसी का स्कोर 8 या 9 तक पहुंच गया है 15 में से, तो मतलब उसको ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो और जैसे साइंस, तो जैसे मैंने पहले भी बताए हैं कि अगर उसको जॉन्डिस हो रहा है, पेट में पानी जमा हो रहा है, या किडनीज पे इफेक्ट हो रहा है, या बेहोशी या गुनूदगी हो रही है, या खून की उल्टी हो रही है, या जो है पैरों पे सूजन हो रही है, तो ये सब चीज़ें, ये अलामत हैं कि अब लीवर का फंक्शन बहुत कम बचा हुआ है और ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। लिवर ट्रांसप्लांट सर एज अ टर्म अगर हम सुनते हैं तो बहुत ही मेजर ऑपरेशन है और लोगों के दिल में डर होता है, तो क्या प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कितना सेफ़ होता है लिवर ट्रांसप्लांट करना, और कितना टाइम हमें लगेगा आफ्टर द ऑपरेशन, आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन, एक नॉर्मल लाइफ जीने में? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन इतनी इसमें टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, सर्जिकल एडवांसमेंट्स, क्रिटिकल केयर, ICU एडवांसमेंट्स, कि अब 95% मरीज़ ठीक ठाक होकर घर जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। मतलब 3 माह 4 माह के बाद वो अपने काम काज पे भी वापस चले जाते हैं। तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे एक मैं इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि कुछ मरीज़ आते हैं जो बहुत लेट स्टेज पे आते हैं, जब वो ICU में होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, ब्लड प्रेशर उनका लो होता है, उस टाइम भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन उस टाइम फिर सक्सेस रेट
आपका 95 से घट के वो 80-85 तक आ जाता है। तो टाइमिंग ऑफ ट्रांसप्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना लेट तक आखिरी वक्त तक वेट नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे ऑर्गन सब फेल हो गए हैं, वरना एक पेशेंट जो रिलेटिवली स्टेबल है उसका 95% सक्सेस रेट है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। ये सिर्फ एक लाइफ सेविंग ऑपरेशन नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन है, चूँकि इंसान जैसे 5 साल पहले था और बिना लिवर के प्रॉब्लम के, वैसी उसकी हालत हो जाती है और अपने कामकाज पे वापस नॉर्मल जा सकता है। अगर किसी पेशेंट ने सर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है तो उसका लाइफ स्पैन, जैसे हम कॉमनली देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की जो लाइफ स्पैन होता है 10-15 साल तक होता है, तो अगर किसी ने लिवर को ट्रांसप्लांट कराया हुआ है तो कितना टाइम उनके पास है, कितनी नॉर्मल ज़िंदगी वो बिता सकते हैं? देखिए, लिवर एक बहुत ही यूनिक ऑर्गन है। अगेन इसमें एक ट्रांसप्लांट के बाद इसकी लाइफ स्पैन उतनी ही होती है जितनी आपकी लाइफ स्पैन हो, मतलब 40 साल या उससे भी ज़्यादा। तो जो लोगों का 40 साल पहले ट्रांसप्लांट हुआ है आज भी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अपने बिल्कुल फिट हैं। तो इंसान किसी और वजह से, हार्ट की वजह से, कुछ और वजह से वो उसकी जो नॉर्मल डेथ हो सकती है वो हो सकती है, लेकिन उसका लिवर लास्ट मिनट तक भी काम करता रहेगा। तो इसकी कोई एक लिमिट नहीं है, मतलब जो 40 साल 50 साल से भी ज़्यादा ये लिवर बिल्कुल ठीक रह सकता है। जब भी हम लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बड़ों में होता है, पर ऐसा एक्चुअली है नहीं। छोटे बच्चे भी लिवर की प्रॉब्लम से मुतासिर होते हैं और काफ़ी बार हमने ये सुना है कि छोटे बच्चों के भी लिवर ट्रांसप्लांट्स होते हैं। तो कैसे अब इस चीज़ को जज करते हैं और क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे बच्चों की, क्योंकि उनकी आदतें इतनी वो नहीं होती जो एज अडल्ट हमारी आदतें होती हैं। तो छोटे बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट के कॉजेज़ सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? बच्चों में जैसे मैंने कहा कि बिलियरी एट्रीशिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर 8-10 हज़ार में से एक आध बच्चे को बिलियरी एट्रीशिया के साथ वो पैदा होता है। तो ट्रांसप्लांट का भी सबसे नंबर 1 वजह जो बच्चों में है वो बिलियरी एट्रीशिया ही है। बिलियरी एट्रीशिया की वजह से ट्रांसप्लांट नंबर 1 रीज़न है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कोलिस्टाटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि पीफिक कहते हैं हम, एलेगली सिंड्रोम कहते हैं, बहुत सारी और रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट होता है। इसके अलावा बच्चों में ख़ास तौर से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कॉमन होती हैं, जिसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं या लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं, आपको विल्सन्स डिसीज़ हैं या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है। ये सारी चीज़ें बच्चों में भी हो सकती हैं और जिसकी वजह से लिवर ख़राब हो सकता है। हर एज में अलग अलग रीजंस होते हैं बच्चों के लिवर ख़राब होने के, और उस हिसाब से हम एवेलुएट करके फिर उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में लिवर की बीमारी मौरूसी भी हो सकती है, फेमिलियल भी हो सकती है, वो जेनेटिक भी हो सकती है, तो वो भी एक वजह बन सकते हैं ट्रांसप्लांट के। एक एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए जो आप देना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी सेहत का ध्यान रख सकें और कैसे अपने लिवर को जो है ख़राब होने से रोक सके, बचा सकें? पहले तो अगर आपने अपनी जांच नहीं करवाई है तो एक बार लिवर स्पेशलिस्ट से मिलें, चेक कराएं। वो कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, आपके स्कैन्स करेंगे और देखेंगे कि आपका लिवर अब किस हालत में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कई बार ये होता है कि आपका 60-70% लिवर ख़राब हो चुका होता है और आपको कोई सिम्टम भी नहीं होता और आप समझते हैं कि आपका लिवर अच्छा है। तो पहले सबसे पहली बात, आप डॉक्टर से रुजू करें और देखें कि आपको कोई लिवर का प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरी बात, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जितना हो सकता है कम से कम करें, मिनिमाइज़ करें उसको। कम से कम रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, ये बहुत ज़रूरी है। कैलोरी इंटेक पे आप ध्यान दें, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। वो कभी कभी जंक फूड ले लिया एक अलग बात है, लेकिन लोग जो है एक रेगुलरली रोज़ जंक फूड के जो आदी बन गए हैं, ये बहुत नुकसानदायक है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करें, फैट इंटेक को कम करें, प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बढ़ाएं और हेल्थी फूड इंटेक जैसा कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, हेल्दी ऑयल है, ऑलिव ऑयल वगैरह, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। वाइट मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और हेपेटाइटिस बी का अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया हो तो उसको ले लें। आजकल तो वैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जब बच्चा पैदा होता है तभी लगा देते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपका मिस हो गया तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराएं। हेपेटाइटिस सी का अभी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का बहुत अच्छा इलाज है। आपका 3 से 6 माह के अंदर
मेडिसिन लेने से आपका वायरस बॉडी से एलिमिनेट हो सकता है, निकल जाएगा आपका वायरस। और शराब नोशी बहुत ज़्यादा लीवर को ख़राब करती है और इसको वैसे तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप लेते हो तो कोशिश करें कि इसकी क्वांटिटी को कम करें, बिंज ड्रिंकिंग को अवॉइड करें, इसके साथ कोई और ड्रग्स कंज्यूम ना करें और बहुत ही कम मिक़दार में इसको, अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कम मिक़दार में लें। अगर साथ में आपको अगर फैटी लिवर ऑलरेडी है शुगर की वजह से या ओबेसिटी की वजह से, ऐसे पेशेंट्स को तो और भी डबल एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो फैटी लिवर की वजह से लिवर ख़राब है, ऊपर से आप शराब नोशी की वजह से और मज़ीद जल्द से जल्द लिवर ख़राब हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर नईम, आपने अपना वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, काफ़ी एडवाइस हमारे व्यूअर्स को दी। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी हद तक इन बातों से फ़ायदा पहुंचा होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम इसी तरह देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि अगर आप अपना कोई भी प्रॉब्लम है लिवर से जुड़ी हुई या इलाज कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर नईम के हमने डिटेल्स दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं एंड कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नईम केयर हॉस्पिटल। आज के प्रोग्राम में अब तक बस इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी।